हेलो बच्चों, क्लास 11th के लिए बीएसटी में 2.5 यूनिट आज हम बात करेंगे। इस यूनिट का नाम है आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। 2.5 यूनिट। कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे ये आई, इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जिसमें आपको मैंने एक 1% बिजनेस के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में बताया था, तो उनकी कुछ कमियां होती हैं। यानी उनके पास कम ही साधन होते हैं, कम कैपिटल होती है और जो लोग हैं वो भी कम होते हैं, तो और उनकी जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड थी। ठीक है, अब इन सब कमियों के बाद हमें कुछ अलग चाहिए था, अच्छा चाहिए था, बड़े लेवल पे बिजनेस करना था जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी हो। ऐसी सारी क्वालिटीज को लेकर आई कंपनी। तो अब हम बात करेंगे कंपनी की। जब बहुत सारे मेंबर मिलके एक कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं, अपने अपनी कैपिटल लाते हैं, अपने अपने हिस्से के शेयर्स खरीदते हैं, तो वो कहलाती है कंपनी। ठीक है, अब कंपनी में चाहे मेंबर आए में कम, मेंबर्स में गो, चाहे मेंबर्स जाए, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। पर कंपनी लगातार चलती रहती है। यानी कि चाहे कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाए, चाहे वो बैंकरप्ट या दिवालिया हो जाए, लेकिन फिर भी कंपनी चलती ही रहेगी। क्योंकि जो पुराने मेंबर हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कंपनी को नया उत्तराधिकारी, नए मेंबर मिलते जाते हैं। तो उसकी जो कंपनी की जो एज है वो काफी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक चलती ही रहती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब लोग अपनी अपनी कैपिटल लाके एक कंपनी की स्टैब्लिश करते हैं, सभी अपने अपने हिस्से की कैपिटल ले आते हैं, तो एक कंपनी का निर्माण करते हैं। तो कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होता है। कहाँ पे कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होता है? इंडियन कंपनी एक्ट 1956। लेकिन अब ध्यान दें, ये चेंज हो चुका है। अब कंपनी 2013 के अधीन आती है। ठीक है, अब कंपनी में इतने सारे लोग हैं, सभी ने पैसा तो लगा दिया, लेकिन सभी मिलके उसको नहीं चलाते। उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जिन्हें सभी मेंबरों से के द्वारा मिलकर चुना जाता है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी का संचालन करते हैं और डिसीजन लेते हैं। लेकिन कंपनी का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो कंपनी के ऑनर से अलग माना जाता है। कंपनी अपने साइन के रूप में एक कॉमन सील रखती है, यानी अपनी नाम की एक सील रखती है। एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टैंप लगाती है पेपर्स पे, जिन पे कानूनी कार्यवाही रूप से कंपनी का अधिकार होता है। ठीक है, तो कंपनी के पास एक अपनी साइन करने की अथॉरिटी है, जिसे आप कॉमन सील कहते हैं, हिंदी में इसे सावमुद्रा कहते हैं। तो ये होती है कंपनी। ठीक है, और कंपनी में सभी मेंबर्स का जो लायबिलिटी है वो उनके द्वारा लगाए गए पैसे तक ही लिमिटेड मानी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ कंपनी। प्रोफेसर LH हेनी ने कहा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है, यानी कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है। अगर कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा है तो अपने कंपनी के खिलाफ जो मुकदमा है वो कानूनी रूप से वो लड़ सकती है, क्योंकि कंपनी के पास अपना अलग ही अस्तित्व होता है और उसके पास अपने साइन करने के लिए कॉमन सील भी होती है। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे किसने बनाया है? लॉ ने, क्योंकि कंपनी को रजिस्टर कराना अनिवार्य अकॉर्डिंग टू 1956 एक्ट। और इसके पास एक सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब इसके मेंबर से इसका अस्तित्व अलग होता है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी के मेंबर चाहे मर गए, दिवालिया हो, अस्वस्थ रहे, कंपनी की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता। उसके उत्तराधिकारी उसको अलग अलग रूप से मिलते रहते हैं। एंड कॉमन सील, और उसके पास अपनी साइन करने की अथॉरिटी कॉमन सील भी होती है। तो जब ये डेफिनेशन आ जाए, जहां आपको सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील दिखे, तो आप प्रोफेसर LH हेनी पे टिक कर देना। MCQs में आपको डेफिनेशन में ऑथर के नाम दिए होंगे, आपको हेनी की उसमें 2-3 कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है, फिर आप MCQ सोल्व कर पाएंगे।
अगर बात आ जाएगी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 की, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही वर्ड याद रखना है, रजिस्टर्ड। कि जो भी कंपनी का मतलब है जो रजिस्टर्ड हुई है किसके अंदर, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंदर। तो यही डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है एक्ट, अब यहाँ पे 2013 कंपनी एक्ट काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे इसेंशियल या फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स को बच्चे आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हो। कंपनी की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। 9 फीचर्स मैंने बताए हैं। पेपर में आप अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 लिख सकते हो, 4 नंबर का है तो 4, क्योंकि 1 पॉइंट के आपको वहां पे 1 मार्क्स ही मिलता है। तो ठीक है, मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो आपको याद हो आसानी से वहां लिख देना। फर्स्ट आपका पॉइंट कहता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। देखिए, कंपनी 2 टाइप की होती है। पहली होती है प्राइवेट, दूसरी होती है पब्लिक, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट कंपनी है, वहां पे आपके जो मेंबर हैं उनकी मिनिमम जो संख्या है कितनी होनी चाहिए, 2। यानी एक अकेला व्यक्ति कंपनी नहीं है, फिर तो वो 1 पर्सन कंपनी अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि एक अकेला नहीं होता मेंबर जो कंपनी चला रहा होता है। यहाँ पे मेंबर कम से कम प्राइवेट में 2 और अधिक से अधिक जो है यहाँ पे 200 हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे पब्लिक में होते हैं मिनिमम 7। पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें मिनिमम 7 और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अनलिमिटेड होते हैं, यानी इनकी कोई लिमिट आगे नहीं दी होती। क्लियर। आगे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखिए, कंपनी आपको दिखाई नहीं देती, इसीलिए इंटेंजिबल होती है, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती वो, ना ही वो कोई आत्मा या बॉडी इस तरह से होती है जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, वो हमारी तरह नहीं होती, बट फिर भी उसे राइट होता है। अब उसका लीगल पर्सन कैसे है, क्योंकि कानूनी रूप से जो कंपनी 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, अब तो 2013 हो गया तो मैं अब से 2013 कंपनी एक्ट ही बोलूंगी, ठीक है। तो जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है उसको राइट है कंपनी को कि वो कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है। तो इस तरह वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह काम करती है। जैसे एक पर्सन प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है, मुकदमा लड़ता है, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए, तो ऐसे ही कंपनी काम करती है। आगे है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट होता है अलग, लीगल होता है कानूनी, और एंटिटी होती है आपका अस्तित्व। देखो, कंपनी में मेंबर है, मेंबर की संख्या मैंने बता दी है, प्राइवेट और पब्लिक में अलग अलग होती है। तो ये मान लो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे मेंबर्स हैं मान लेते हैं। ये जो मेंबर है और ये एक जो कंपनी है, ठीक है, ये जो कंपनी है एक कंपनी है और ये मेंबर्स हैं, ये अलग अलग हैं और ये कंपनी एक अलग है। मेंबर्स की जो अस्तित्व है वो कंपनी के अस्तित्व से अलग ही होता है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन। अब देखो, मैंने कहा इसके जो कंपनी के मेंबर हैं, ह्यूमन लाइफ होती है लिमिटेड, लेकिन कंपनी सालों साल, 1000 साल भी चलेगी, 500 साल चल सकती है, ठीक है। तो कंपनी के मेंबर्स आते जाते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है, वो दिवालिया हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, लेकिन कंपनी के उत्तराधिकारी उसको मिलते रहेंगे, यानी नए नए मेंबर्स मिलते रहेंगे जो कंपनी को चलाते रहेंगे। तो ये कभी भी एंड नहीं होती, ये लगातार चलती रहती है। मेंबर आए या जाए, कंपनी वहीं की वहीं बनी रहेगी, चलती रहेगी। यही होता है आपका परपेचुअल सक्सेसर, ठीक है। उसको उत्तराधिकार चलाने वाले मेंबर्स उसको मिलते रहेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या कहती है कि अगर यहाँ पे जो मेंबर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनका जो लायबिलिटी है, उनके द्वारा जो जिम्मेदारी है, लायबिलिटी कहाँ तक है, जिन शेयर्स को उन्होंने खरीदा है, शेयर्स में जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनके शेयर्स तक ही उनकी लायबिलिटी बनती है, उतने पैसों तक। मान लो कि ये मेंबर है, इसने 50,000 तक के शेयर खरीदे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी अगर बिजनेस में नुकसान होता है तो 50,000 रुपए देने तक ही होती है। ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसे लाके
बिजनेस को या कंपनी को नहीं देंगे। इनकी जिम्मेदारी वहीं तक लिमिटेड है जहां तक इन्होंने शेयर्स को खरीदा हुआ है। कॉमन सील, देखो आप लोग देखते हो कि आपके जैसे टीचर है वो साइन करते हैं अपने, ठीक है, आपकी नोटबुक को जैसे चेक करते हैं, क्लियर। उसी तरह कंपनी पे तो आपने देखा होगा कि टीचर्स नोटबुक पे करते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है उनके साइन अलग होते हैं, उनकी स्टैंप भी होती है, स्कूल के नाम की स्टैंप होती है। स्कूल की जो स्टैंप है वो आपकी जो रिपोर्ट कार्ड देखते होंगे अपनी मार्कशीट वगैरह पे, उन पे देखते होंगे ना स्टैंप्स। फिर उसके बाद आप देखते होंगे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर उनकी स्टैंप से साइन अलग होते हैं। तो ऐसे ही कॉमन सील यानी कंपनी के पास अपने एक साइन करने की अथॉरिटी होती है, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ साइन, यानी उसके एक सिग्नेचर की एक क्या है, स्टैंप बनी हुई है, ठीक है, जिसे आप कॉमन सील कहते हो, क्लियर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, देखो कंपनी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी पब्लिक और एक होती है आपकी बेटा प्राइवेट। पब्लिक वालों को राइट है कि वो अपने शेयर किसी को भी बेच सकते हैं, ठीक है, तो या फिर वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक कंपनी को जैसे पार्टनरशिप में होता था ना कि दूसरे साझेदार यानी दूसरे पार्टनर की परमिशन के बिना आप अपने हिस्से को नहीं बेच पा रहे थे, या पार्टनरशिप में नए पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स की सहमति के बिना प्रवेश नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, कंपनी जो पब्लिक है तो वो अपने शेयर्स भी बेच सकती है या उनको ट्रांसफर भी कर सकती है, उनको राइट है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप होता है बेटा मालिक और मैनेजमेंट जो उसका प्रबंध कर रहा है। यहाँ पे ये जो मेंबर है इन्हीं में से एक को मालिक चुन लिया जाता है जो उस कंपनी को चलाता है, ठीक है। तो मेंबर्स मतलब यहाँ पे जो मालिक है वो अलग होता है, उनमें से चुना हुआ एक व्यक्ति होता है, और मैनेजमेंट अलग होता है, दोनों एक नहीं होते, ठीक है। अब देखो कंपनी में मान लो 1000 लोग हैं, 1000 मेंबर्स हैं, तो क्या 1000 मेंबर डेली कंपनी को चलाते हैं? नहीं। देखो 1000 मेंबर हो सकता है अलग अलग जगहों पे रहते हो, लेकिन डे टू डे उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होता, तो उनमें से ही कुछ मेंबर्स को चुन लिया जाता है जिन्हें आप क्या कहते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब जो बिजनेस का प्रबंध कर रहा है, मैनेज कर रहा है, जो बिजनेस को रन कर रहा है, चला रहा है। अब वो अलग होता है और मैनेजर्स अलग होते हैं, मालिक अलग होते हैं, ठीक है। आगे बेटा रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग क्या कहता है कि कंपनी में किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगा। मैंने भी एग्जांपल दिया, 1000 लोग मान लो काम करते हैं, तो 1000 लोगों को ही रिस्क उठाना पड़ेगा, तो रिस्क छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और फिर उससे जो रिस्क है वो सभी में डिवाइड हो जाता है। तो रिस्क बेयरिंग ये जोखिम का भी बंटवारा कर देता है। अगर नुकसान है तो मेंबर्स को कम हो रहा है। अगर मान लो कोई अकेला बिजनेस चला रहा होता और बिजनेस डूब जाए, लॉस हो जाए, तो वो तो बंदा खुद ही बैंकरप्ट हो जाएगा, फिर वो कहाँ स्टैंड करेगा, उसकी तो घर की प्रॉपर्टी वगैरह भी बिक जाती है, ठीक है। तो इन सब रिस्कों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मिलकर एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, अपने थोड़ी थोड़ी कैपिटल उसमें लगा देते हैं। अगर वो कंपनी डूबती है तो उनका उतना ही पैसा डूबेगा जितना पैसा उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है या शेयर्स लिए हैं। आई होप आपको ये फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए बच्चों आगे हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंपनी। देखिए जब भी आप इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, मेरिट्स ऑफ कंपनी और डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। मेरिट होती है आपकी जो अच्छी अच्छी चीजें होती है कंपनी में, ठीक है, उनकी क्वालिटीज, और डीमेरिट्स होती है आपकी लिमिटेशंस कि उनकी कंपनी की कमियां क्या होती हैं, ठीक है। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप मेरिट लिख देना, फिर डीमेरिट। तो मेरिट्स में बात करते हैं हम कि जो अच्छी चीजें कंपनी में आपको क्या देखने को मिलती है। सबसे नंबर 1 पे है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। जो मेंबर हैं उनकी जिम्मेदारी लिमिटेड होती है, कहां तक, जितना उन्होंने पैसा शेयर्स में लगाया है, ठीक है, तो वो उतना ही पैसा लाएंगे जितना उनका शेयर्स में उन्होंने लगाया है। मान लो 100 रुपए का शेयर्स है, ठीक है, और वो 75 रुपए दे चुके हैं, और अब उनसे अगर पैसा मांगा जाता है तो वो अनकॉल्ड कैपिटल ही देंगे, यानी 100 में से अगर 25 दे चुके हैं तो बैलेंस कितना बचा, 25। तो अब उनकी जिम्मेदारी कितना पेमेंट करने की है, सिर्फ 25 रुपए। इसे ही आप अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं।
कई बार शेयर्स का पैसा टुकड़ों में दे दिया जाता है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये सब आप अकाउंट्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनकॉल्ड कैपिटल तक ही उनकी जिम्मेदारी है। अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उनको अपनी निजी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देना, उनका घर मकान नहीं बिकेगा, वो सिर्फ उसी जिम्मेदारी तक लायबल है जितना उन्होंने पैसा शेयर्स में लगाया हुआ है। तो ऐसी फैसिलिटी के लिए भी लोग कंपनी से जुड़ना पसंद करते हैं। आगे हम बात करेंगे शेयर्स ट्रांसफर फैसिलिटी। देखिए, जैसे पार्टनरशिप में होता है ना कि एक पार्टनर अपने जो शेयर्स है वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, या फिर वो अपने बिजनेस में पुराने जो पार्टनर है उनकी सहमति के बिना दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसी कमियों से बचने के लिए लोग कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। कंपनी में क्या फैसिलिटी मिलती है कि जब भी जरूरत आपको पड़ती है तो आप अपने शेयर्स को किसी को भी आसानी से बेच सकते हो, ये फैसिलिटी आपको मिलती है। यानी आपको जब भी पैसों की जरूरत है तो आप अपने शेयर्स बेच दो तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लिक्विडिटी मतलब इमरजेंसी में आप अपने शेयर्स को बेच सकते हो और पैसे ले सकते हो। तो ये सुविधा भी आपको कहाँ मिलती है? कंपनी में मिल जाती है। क्वांटिटी ये कहती है कि जैसे होता है ना 1% कंपनी में कि एक ही व्यक्ति चला रहा है, एक ही मालिक है, तो वहां पे क्या होता है कि वो अगर बीमार हो जाए तो या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी चलाई हुई जो बिजनेस है वो वहीं ठप हो जाता है, बंद पड़ जाता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे जो मेंबर्स हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते हैं और इनका जो अस्तित्व है वो कंपनी से अलग होता है। तो इनकी चाहे मृत्यु हो, चाहे दिवालिया हो, चाहे अस्वस्थ हो, कंपनी चलती ही रहेगी। उसकी जो लाइफ है वो काफी लॉन्ग मानी जाती है और उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो ये माना जाता है कि आप कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आपका पैसा सेफ है। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखो, ग्रोथ होता है विकास करना, बढ़ना, एक्सपेंशन होता है आगे बढ़ना, वृद्धि करना। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी में जब आप उससे जुड़ जाते हो तो आपके शेयर्स के प्राइस भी हाई हो जाते हैं क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा लोगों का पैसा लगा होता है। ठीक है, तो ज्यादा पैसा लगने से जो आपको ज्यादा लोग भी मिलते हैं वहां पे, उनकी मैनेजर स्किल्स भी अच्छी होती है, अलग अलग होती है, स्पेशलाइजेशन के भी बेनिफिट मिलते हैं और ज्यादा पैसा लगा है तो ज्यादा मात्रा में आप प्रोडक्शन कर सकते हो, तो उससे ऑटोमेटिक कॉस्ट भी कम हो जाती है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो। तो इस तरह से कंपनी से जुड़े रहने से आपकी ग्रोथ भी होती है और एक्सपेंशन भी आसानी से होता है। आगे इफिशिएंट मैनेजमेंट। इफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब मैंने कहा ना बहुत सारे लोग मिलके इसका प्रबंध करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, तो हर बंदा एक चीज में तो स्पेशल होता ही है। तो यहाँ अलग अलग लोगों के एक्सपर्टीज का फायदा होता है। सभी आसानी से अपना काम कर पाते हैं और कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा माल बन जाता है। तो इफिशिएंट मैनेजमेंट के भी आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। आगे हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। डीमेरिट्स कहता है कि कंपनी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कमियां भी हैं। वो कमी क्या है? फर्स्ट कहती है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना अनिवार्य होता, कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए ना काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं। रजिस्ट्रार के पास जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो। ठीक है, और उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनको भी पूरा करो। इनके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो इसको स्थापित करना यानी कंपनी को स्टार्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। सेकेंड है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी क्या कहती है? मान लो कि कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक यानी सार्वजनिक, तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने सारे जो अकाउंट है उनकी ऑडिटिंग करानी पड़ती है, पब्लिक के सामने उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, जिससे कि आपकी सीक्रेसी खत्म हो जाती है। और आपको अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को भी दिखाने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार के पास जमा करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार के पास से कोई भी मेंबर पैसे देके उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। तो सीक्रेसी यानी जो गोपनीयता है उसका अभाव पाया जाता है। अगर आप 1% मेंबर होते या आप एकल बिजनेस करते, ठीक है, या फिर आप पार्टनरशिप करते, तो वहां आपके सीक्रेट्स आप तक ही सीमित होते हैं। तो ये एक इसकी कमी है। आगे है लैक ऑफ मोटिवेशन। देखो, जो पैसा है
वो सभी मेंबर्स का लग रहा है। उसको कंपनी को जो चला रहे हैं वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे काम के बदले अपनी सैलरी वगैरह मिलती है, ठीक है। तो उनको इतना पर्सनल मोटिवेशन नहीं होता जितना कि पार्टनरशिप में होता है या फिर 1% ओपीसी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लैक ऑफ मोटिवेशन देखने को मिलता है। लोग उतने अंदर से दिल से काम नहीं करते। उन्हें पता है कि जो प्रॉफिट आना है वो सब में डिवाइड होना है, सभी का पैसा लगा है, तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट बहुत कम ही होता है, इसलिए मोटिवेशन कम होता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। पब्लिक कंपनी के रूप में तो आप देखते ही हो कि गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा वहां पे कंट्रोल होता है। एक्ट को जो गवर्नमेंट ने पास किया है यहाँ पे 2013 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट आपके जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिटिंग भी कराती है, ठीक है, जांच भी कराती है, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका डिमेरिट है। डिले इन डिसीजन। देखो कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब डिस्कशन होता है, किसी भी डिसीजन को लेने में देरी होना स्वाभाविक है, तो इससे डिसीजन में भी देरी हो जाती है। आगे है आपका ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है बेटा कुछ ही लोग, यानी जो मैनेजमेंट है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। ऐसे में क्या होता है, जिन लोगों के हाथ में मैनेजमेंट नहीं है तो वो जिनके हाथ में मैनेजमेंट है उन लोगों से चिढ़ते हैं या ये कहें कि उन्हें कोऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जिन लोगों के हाथ में मैनेजमेंट है वो अपनी ही अपनी चलाते हैं, जिसका नुकसान दूसरे मेंबरों को उठाना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपको कंपनी में देखने को मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने पैसा लगा दिया, उनको पता ही नहीं है कि कंपनी क्या डिसीजन ले रही है, कंपनी क्या काम कर रही है, तो ऐसा भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो हैं जो कंपनी में शेयर्स में पैसा लगाए बैठे हैं या कंपनी में डिबेंचर्स में जिनका पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले, और इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि उनका पैसा बिजनेस में बढ़ता रहे, ठीक है, इन्वेस्ट होता रहे। तो कन्फ्लिक्ट बना ही रहता है, दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी चीजें हैं, दोनों के बाद भी आज के टाइम में ये कंपनी काफी पॉपुलर हो चुकी है। सभी लोग चाहते हैं कि कंपनी से जुड़े उनके, क्योंकि कंपनी में सारी कमियों के बावजूद भी ज्यादा लोग मात्रा में लोग जुड़े होते हैं, ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा एक्सपर्ट्स जुड़े होते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, जिससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है। तो कंपनी के अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मेरिट्स ही ज्यादा निकलेंगे, ये काफी पॉपुलर होती है।